नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q3 के रिजल्ट के बारे में। वैसे मैंने ऊपर से डिस्कस तो किया है कि कंपनी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा नहीं हुआ है, बट यहाँ पे हम देखने का ट्राई करेंगे कि अगर प्रोविजंस कंपनी नहीं बनाती, जो कि कंपनी ने बनाया है, लेकिन हम इसको डिटेल में डिस्कस करने का ट्राई करेंगे कि अगर ये कंपनी प्रोविजन नहीं बनाती तो शायद इस क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट था वो 1000 करोड़ के ऊपर पहुँच सकता था, जो कि हम लोग का टारगेट है। मैं देखना चाहता हूँ इस कंपनी को एक क्वार्टर में 1000 करोड़ तक का प्रॉफिट जनरेट करने का। तो देखते हैं कि 1000 करोड़ का प्रॉफिट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कब तक जनरेट कर सकती है। उसके लिए पहले हम आके देखते हैं इसके क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट में, जिसको हमने ऑलरेडी देखा है, बट यहाँ पे मैं कुछ आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए आप यहाँ पे वापस एक बार देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंटरेस्ट इनकम है ये आपका इस क्वार्टर का निकल के आया है 9343 करोड़ का, जो कि ठीक ठाक है और पिछले क्वार्टर से अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आपको दिख रहा है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो आपको 18% तक का ग्रोथ दिख रहा है, जो कि ठीक ठाक ग्रोथ है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में देखें तो आपका इस क्वार्टर में निकल के आया है 4441 करोड़ का, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23% तक का आपको इंक्रीज दिख रहा है। तो इनकम आपका बढ़ गया है 18%, लेकिन आपका जो एक्सपेंस है वो बढ़ गया आपका 23%। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है जो कि बैंक में अभी भी नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम देख ऑपरेटिंग इनकम कितना हो गया, यानी कि एक्सपेंस इनकम में से एक्सपेंस को घटा देंगे तो आपका आता है ऑपरेटिंग इनकम। वो आप देख सकते हैं वो इस क्वार्टर में 6682 करोड़ का था, बहुत ही अच्छा खासा नंबर है, जो कि पिछले क्वार्टर में 6500 करोड़ का था। तो पिछले क्वार्टर से मार्जिनल इंक्रीज है, लेकिन अगर आप पिछले साल से देखें तो 15% तक आपको ग्रोथ दिख रहा है, जो कि ठीक ठाक ही ग्रोथ है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी इसमें प्रोविजन को निकालने के पहले इनका प्रॉफिट कितना आता है। तो पिछले साल था 1500 करोड़ का प्रॉफिट और इस साल हो गया 1736 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको 14% ग्रोथ नजर आ रहा है। लेकिन पिछले क्वार्टर में इनका प्रॉफिट था 1857, तो पिछले क्वार्टर से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी गिरावट नजर आया। तो इसके बारे में मैनेजमेंट ने ऑलरेडी हमको पहले से इंडिकेशन देके रखा हुआ था कि इसमें आपको प्रॉफिट कम हो सकता है। और यहाँ पे प्रोविजंस अगर देखें, जो इस क्वार्टर का और पिछले क्वार्टर का मेन जो कल्प्रिट है वो है प्रोविजन। आप देखिए पिछले साल में ओनली 655 करोड़ का प्रोविजन था, पिछले क्वार्टर में 1732 करोड़ का प्रोविजन बना और इस क्वार्टर में 1338 करोड़ का प्रोविजन बढ़ा, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 104% का राइज है, यानी प्रोविजंस डबल हो गए। तो इस बहुत बड़े प्रॉब्लम की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो घट रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखें, सब कुछ काट कूट के अगर देखें तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ रहा है 339 करोड़ का, जो कि पिछले साल में 716 करोड़ था। तो आपका प्रॉफिट जो है वो अराउंड 52% डिक्रीज हो चुका है, एक बहुत बड़ा डिक्रीज है। वहीं पिछले क्वार्टर में अगर देखिए प्रॉफिट तो सिर्फ 201 करोड़ का था, तो पिछले क्वार्टर से हमको अराउंड 30-40% इंक्रीज दिख रहा है। लेकिन ये जो आप वेरिएशन देख रहे हैं, आप देखिए एक क्वार्टर में 700 करोड़ का प्रॉफिट है, किसी क्वार्टर में 900 करोड़ का प्रॉफिट होता है, किसी क्वार्टर में 200 रह जाता है, किसी क्वार्टर में सिर्फ 300 रह जाता है। तो ये जो प्रॉफिट में जो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको दिख रहा है, इस वेरिएशन की वजह से कंपनी एक स्टेबल ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है और इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं हो पा रहा है। तो अगर इस कंपनी को ठीक करना है तो उसको स्टेबल प्रॉफिट लेके आना पड़ेगा। अब यहाँ से मान लीजिए 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 300 करोड़ हो गया, 400, 500, 600 बढ़ते भी रहता है, तो भी एक कंपनी का जो सेंटीमेंट है, जो एक इंप्रेशन है, वो अच्छा बनेगा और वो काफ़ी ग्रोथ दिखा सकता है। लेकिन वो आपको यहाँ पे होते हुए नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कंपनी भले ही 5 साल इसको हो चुका है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए एक नाव आपका अप डाउन ऐसे करके जा रही है। अब यहाँ पे देखिए, अगर प्रोविजन 1300 करोड़ नहीं होता, मान लीजिए अगर प्रोविजन जो नॉर्मलाइज हो चुका है, क्योंकि बैंक जो है 600, 700, 400 करोड़ के आसपास का प्रोविजन बनाती है, तो मैं एवरेज अगर 600 करोड़ मान लेता हूँ। आप यहाँ पे एक देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई कमी नहीं है, वो ठीक ठाक इंप्रूव कर रहा है। तो इस क्वार्टर में अगर 1300 की जगह अगर सिर्फ 600 करोड़ का प्रॉफिट होता, मतलब प्रोविजन होता, तो इनका प्रॉफिट अराउंड आपको नजर आता 1000 करोड़ के आसपास का। आप यहाँ पे देखिए 1700 करोड़ का इनका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसमें से अगर मैं 600 करोड़ माइनस कर दूं तो आप तो 1100 करोड़ का आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। तो पैट आपका 1000 करोड़ के आसपास आता, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मैं इसको डिस्कस क्यों कर रहा हूँ? मैं इसको डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंस का जो प्रॉब्लम है वो एक लंबा प्रॉब्लम नहीं है। वो मान लीजिए 1, 2, 3 क्वार्टर तक रहेगा, उसके बाद वापस से रिकवर कर जाएगा और ये सब एक साइकिल में चलता है। तो कभी वो बैंक बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, कभी वही बैंक बहुत ख़राब परफॉर्म करते हैं। और कॉन में मैंने सुना तो उसमें मैनेजमेंट खुद ही बोल रही है कि जो माइक्रो फाइनेंस का जो सेक्टर है उसमें उनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। मतलब आप सोच के देखिए, साल में 12%, 24% तक का अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव हो जाता है, लोग उसमें जाना चाहते हैं। लेकिन वही जब साइकिल ख़राब होता है तो उसमें आपको नेगेटिव भी देखने के लिए मिलता है। तो मान लीजिए यहाँ से 1-2 क्वार्टर और जो इसका इम्पैक्ट है वो रह सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि Q4 में भी हमको इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने मिलेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है Q-on-Q बेसिस पे ये जो प्रॉफिट आपका घट गया था
वापस से अगले क्वार्टर में 400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है अगर इन्होंने प्रोविजंस को कम किया तो ये मेरा खुद का व्यू है कि नेक्स्ट क्वार्टर के बाद यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि बाकी चीज़ में कंपनी इंप्रूव नहीं कर रही है, लेकिन बीच बीच में जो है ये प्रॉब्लम आती ही रहते हैं। अब यहाँ पे आके हम अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख लें तो आपको जो स्क्रीनर में दिख रहा होगा वो थोड़ा पुराना दिख रहा है, लेकिन दिसंबर क्वार्टर का अगर देखें तो FDI का FIIs का जो स्टेक है वो 27% से बढ़ के 29.38% पे बढ़ चुका है, और वहीं पे म्यूचुअल फंड का जो स्टेक है वो 16% पे आ चुका है, और पब्लिक का 42% स्टेक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का 9% स्टेक है, और जो बाकी जो लोग हैं उनका 2 से 3% तक का स्टेक है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो चुका है, और किसी भी बैंक के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उसका बुक वैल्यू, और देख सकते हैं बुक वैल्यू फिलहाल 51.64 पे आ चुका है। तो अगर ये वापस से गिर के 59, 52 के आसपास आता है तो बहुत ही वैल्यूएबल बन जाएगा, बहुत वैल्यू बाय बन जाएगा, और जहाँ तक मुझे लगता है लोग इसको उस समय अच्छा खासा बाइंग करेंगे। EPS अगर देखें तो EPS 2.21 का है, जो कि काफ़ी अभी कम है। अगर EPS बढ़ता है तो इसका अच्छा खासा प्रॉफिट ही बढ़ सकता है। तो अभी अगर ये स्टॉक और नीचे आता है 51 के आसपास, 52 के आसपास पहुँचता है, तो मैं उसमें थोड़ा और बाइंग करूँगा, क्योंकि जो मेरा एवरेज है वो 48 के आसपास का है। मैं बहुत पहले से होल्ड कर रहा हूँ, तो फिलहाल अभी भी मैं उससे प्रॉफिट में हूँ, लेकिन 51 के पास आता है तो मैं इसमें और थोड़ा एवरेजिंग कर सकता हूँ, क्योंकि बैंक का फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से झेल रहा है, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम को अगर ओवरकम कर लेती है तो बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ये कंपनी बन सकता है, और काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट शेयर होल्डर को भी दे सकता है। और इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुक वैल्यू पर शेयर जो है इस बैंक का अच्छा खासा ग्रो किया है। आप 2018 में देखिए 38 रुपीज़ का था, लेकिन लॉसेस होने की वजह से वो गिरते गिरते 31 रुपीज़ तक आ चुका था, और वहाँ से फिर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते करते दिसंबर 24 क्वार्टर में वो 51.64 रुपीज़ का इसका बुक वैल्यू हो चुका है। तो किसी बैंक के लिए जो इसका इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया होता है वो बुक वैल्यू का ही होता है, और नॉर्मली जो अच्छे बैंक्स होते हैं उनको 2 टाइम्स का बुक वैल्यू मिलता है। तो 51 का 2 टाइम्स अगर मैं करता हूँ तो मेरा टारगेट निकल के आता है 102 रुपये का। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये 102 रुपये के पास वापस से पहुंच जाए, लेकिन डिपेंड करता है कि सेंटीमेंट्स इसके कैसे होते हैं। और मैंने कॉन कॉल भी अटेंड किया था, तो कॉन कॉल में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए नहीं मिला। मैनेजमेंट उसी बात को रिपीट कर रही है, और किसी ने भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि जो प्रोविजन बना है उसका बाइफर्केशन दे दीजिए। मतलब 1300 करोड़ में किस किस सेक्टर में कितना कितना प्रोविजन बनाना पड़ा, माइक्रो फाइनेंस में कितना है, रूरल में कितना है, कंज्यूमर लोन में कितना है, वो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। अगर उसको भी कंपनी बाइफर्केट करके बताती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि हमको भी समझने में आसानी हो कि कंपनी आखिर कर क्या रही है। तो दोस्तों यही था आज का IDFC फर्स्ट बैंक का मेरा एनालिसिस। आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, आपके व्यूज़ अगर कुछ है, अगर आपके व्यूज़ मुझसे मैच कर रहे हैं या मुझसे अलग भी है तो भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि 5 साल हो चुका है और शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिला। अगर देखें तो जो कस्टमर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा मिल रहा है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, उनको सैलरी अच्छी मिल रही है, ESOPs मिल रहा है, उनको इंसेंटिव मिल रहा है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं आपकी तरह मेरी तरह, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।